हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पेपर 1 से चैप्टर 5 यानी शिक्षा के अभिकरण। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के वो कौन से अभिकरण हैं, यानी वो कौन से एजेंसी से जो शिक्षा को प्रोवाइड करती हैं और बालक को संपूर्ण रूप से शिक्षित करती हैं। अभिकरण या साधन अंग्रेजी शब्द एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है। एजेंसी का अर्थ है एजेंट का कार्य। एजेंट का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कोई कार्य करता है, प्रभाव डालता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एजेंसी वो होती है जो किसी प्रकार का कार्य करती है, चाहे वो अब कुरियर पहुंचाने की एजेंसी हो, चाहे वो डाक पहुंचाने की एजेंसी हो। तो ये विभिन्न प्रकार की जो एजेंसी होती है, संस्थाएं होती है, ये हमारा कार्य करती हैं, हमारे चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं। या फिर एजेंट ऐसे होते हैं जो शादी के लिए या फिर हमें बाहर भेजने के लिए भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा के अभिकरण वे तत्व, कारण, स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालती हैं। यानी शिक्षा के अभिकरण में वे तत्व, कारण, स्थान आ जाते हैं जो शिक्षा अपेक्षा पर प्रभाव डालती है, फिर इनको कार्य करती हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के अभिकरण की परिभाषा के बारे में। जी.एस. थॉमसन के अनुसार विस्तृत अर्थ में पूरा वातावरण ही व्यक्ति की शिक्षा का साधन है, किंतु इस वातावरण में कुछ साधारण, अत्यधिक महत्वपूर्ण, जैसे घर, विद्यालय, चर्च, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन और प्रिय कार्य। तो जी.एस. थॉमसन के अनुसार हमारे चारों ओर जो वातावरण है वही हमारी शिक्षा का सर्व प्रमुख साधन है, परंतु इस वातावरण के अतिरिक्त कुछ साधारण साधन ऐसे हैं जो अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे हमारा घर, हमारा विद्यालय, हमारा सार्वजनिक स्थान, हमारा व्यावसायिक स्थान जहाँ हम कार्य करते हैं, हमारा प्रिय कार्य यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा कार्य, चाहे खेलना हो, किसी के लिए पढ़ना होता है, किसी के अनुसार वातावरण के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अभिकरण हैं जो बालक की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी.डी. भाटिया के अनुसार समाज ने शिक्षा के कार्य को करने के लिए जिन विशिष्ट संस्थाओं को विकसित किया, उन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहा जाता है। भाटिया के अनुसार हमारे समाज में शिक्षा के कार्य करने के लिए चाहे विद्यालय खोले गए हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन खोला गया, तो कह रहे हैं कि शिक्षा के कार्य करने के लिए जो विशिष्ट संस्थाएं विकसित की गई है, उन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहा जाता है। अब बात करते हैं शिक्षा के अभिकरण के वर्गीकरण के बारे में। यानी शिक्षा के अभिकरण को किन आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय शिक्षा विचारकों ने शिक्षा के अभिकरण का वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से किया है, जो इस प्रकार है। पहला सक्रिय तथा निष्क्रिय अभिकरण, दूसरा व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक अभिकरण और तीसरा औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरण। तो यदि सक्रिय अभिकरण के बारे में बात करें तो शिक्षा के सक्रिय अभिकरण में विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य प्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया होती है, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख अभिकरण आता है विद्यालय, परिवार, समाज, राज्य, धर्म आदि। निष्क्रिय अभिकरण यानी निष्क्रिय अभिकरण वे होते हैं जो विद्यार्थी पर तो प्रभाव डालते हैं, परंतु वे खुद भी बालक से कुछ भी नहीं सीखते, यानी वे खुद भी छात्र से कुछ भी नहीं सीखते। जैसे कि सक्रिय अभिकरण में बालक और अध्यापक के बीच अंतरक्रिया होती है, बालक अध्यापक से कुछ सीखता है, तो कभी कभी अध्यापक भी अपने शिष्यों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसी प्रकार निष्क्रिय अभिकरण में क्या होता है कि केवल बालक ही सीखता है, परंतु बालक से वो अभिकरण नहीं सीखते, जिनमें समाचार पत्र, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो आदि आते हैं। सक्रिय अभिकरण में विद्यालय, समाज, परिवार आदि आ जाते हैं। निष्क्रिय अभिकरण में टेलीविजन, मनोरंजन के अत्यधिक साधन। व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक अभिकरण। व्यावसायिक अभिकरणों का उद्देश्य व्यावसायिक होता है। इसमें शैक्षिक कार्यक्रम निश्चित दृष्टिकोण या फिर उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, नाटक आदि। क्या है कि रेडियो में कोई शो आता है तो किसी उद्देश्य से उसका संचालन किया जाता है। टेलीविजन में कोई धारावाहिक आ रहा है तो उसका भी कोई उद्देश्य होता है। फिल्म आ रही है तो हर फिल्म का भी एक मोटिवेशन होता है, एक मैसेज होता है जो जनता तक पहुँचाना होता है। तो क्या व्यावसायिक अभिकरण के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स वगैरह आ जाती है। अब बात करते हैं अव्यावसायिक अभिकरण के बारे में। तो अव्यावसायिक अभिकरण का उद्देश्य ना तो व्यावसायिक होता है और ना ही अव्यावसायिक, क्योंकि इसका आयोजन शिक्षा के लिए किया जाता है। जैसे कि व्यावसायिक अभिकरण का आयोजन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, तो अव्यावसायिक में क्या होता है कि शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। इनका उद्देश्य समाज हित या समाज सेवा के लिए होता है। इनमें जैसे खेल क्लब, समाज कल्याण केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा एनजीओ, विभिन्न प्रकार के केंद्र, स्काउटिंग, गर्ल गाइड संगठन आदि आते हैं। तो ये अभिकरण अपने कार्यक्रम में भाग लेने वालों को ज्ञान में वृद्धि करते हैं, साथ ही उनके समाजीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण एक निश्चित योजना के अनुसार होते हैं। इनका प्रयोग बालक के आचरण को रूपांतरित यानी परिवर्तित करना होता है। इसमें शिक्षित नियम होते हैं और देखभाल विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा की जाती है। तो औपचारिक अभिकरण में हमारे विद्यालय आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे क्लासेस का एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित रूपरेखा होती है तथा इसमें एक निश्चित समय अवधि के अनुसार ही निश्चित और स्पेसिफिक टीचर्स के द्वारा ही बच्चों का देखभाल भी की जाती है, उन्हें शिक्षा भी प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा, तो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। इनकी न तो कोई योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियम होते हैं। ये बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, पर रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष, सहज तथा आकस्मिक रूप से होती है, यानी कभी भी किसी भी वक्त बालक कुछ भी सीख सकता है। इसका कोई निश्चित समय स्थान नहीं होता है। जिसमें अनौपचारिक अभिकरण में परिवार, धर्म, समाज, राज्य, रेडियो, समाचार पत्र आदि आते हैं। अब बात करते हैं विद्यालय एक अभिकरण के रूप में, जो कि हमारे सिलेबस में है।
तो विद्यालय क्या है, एक औपचारिक अभिकरण है, यानी औपचारिक अभिकरण में केवल विद्यालय ही आते हैं, दूसरे अभिकरण औपचारिक नहीं कहे जाते। स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोले नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। यद्यपि स्कूल का अर्थ विचित्र सा लगता है, परंतु सच तो यह है कि प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थानों को स्कूल कहा जाता था। यानी आज के दौर में अगर हम कहें कि स्कूल का डेफिनेशन है अवकाश यानी छुट्टी, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम तो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और छुट्टी हमें स्कूल के बाद यानी पढ़ाई करने के बाद मिलती है। परंतु प्राचीन काल में क्या होता था कि स्कूल को ही अवकाश के रूप में जाना जाता था। लगता है कि उस युग में अवकाश काल को ही आत्मविकास समझा जाता था, यानी बच्चों को छुट्टी यानी वो बच्चे अवकाश पे जाकर ही ज़्यादा चीज़ें सीखते होंगे, जिसका अभ्यास अवकाश नामक निश्चित स्थान पर किया जाता था। तो अतः ये कह सकते हैं कि अवकाश शब्द का अर्थ आत्मविकास अथवा शिक्षा से है। तो धीरे धीरे ये अवकाशशाला ऐसे स्थान बन गए जहाँ पर अध्यापक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के अनुसार और निश्चित समय के अंदर समाप्त करने लगे। तो इस प्रकार आधुनिक युग में स्कूल का एक भौतिक अस्तित्व होता है, जिसकी चार दीवारी में बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो अवकाश शब्द का स्पष्टीकरण ये है कि भले ही इसका अर्थ स्कूल के रूप में लिया जाता हो, परंतु अवकाश से ये तात्पर्य नहीं है कि बालक को छुट्टी पर भेजा जाए, अपितु अवकाश से ये तात्पर्य है कि स्कूल वो संस्था है जहाँ एक निश्चित समय पर निश्चित समय अवधि और निश्चित लोगों के बीच स्कूल की चार दीवारी में बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय की परिभाषा जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा ऐसा विशिष्ट परिवेश है जहां जीवन, गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से की जाती है कि वांछित दिशा में बालक का विकास हो सके। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या एक स्पेसिफिक परिवेश या फिर समूह है, तो जहां बच्चों को अच्छे गुण सिखाए जाते हैं, विशेष प्रकार की क्रियाएं सिखाई जाती है, विशेष प्रकार की क्रियाओं और व्यवसायों के लिए उन्हें तैयार भी किया जाता है और इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है कि बालक का विकास हो सके। रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयार करने में सहायता मिल सके। अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जहाँ मनुष्य को सभ्य प्राणी बनाने के लिए इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि बालक समाज में किस तरह से सुव्यवस्थित रूप से रहेगा और किस योग्यता के आधार पर सदस्यता के लिए बालक को तैयार किया जा सके आदि के लिए किया गया था। अब बात करते हैं विद्यालय की विशेषता के बारे में। विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं इंगित की जा सकती है। पहला, विद्यालय समाज के सदस्यों द्वारा अपने बालकों की शिक्षा हेतु स्थापित एक संस्था, यानी विद्यालय वो संस्था है जहाँ बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जिसमें बालकों के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों, क्रिया, व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। यानी विद्यालय वो वातावरण है जहाँ बालक रहकर विभिन्न प्रकार की चीजें, क्रियाएं और कला सीखता है तथा वो शिक्षा ऐसी होती है जो बालक को उसके भविष्य के लिए भी विकसित कर सके। विद्यालय समाज का वर्तमान, अतीत तथा भविष्य की मान्यताओं, आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित करते हैं। विद्यालय क्या है, समाज का जो भी वर्तमान परिस्थितियां बीत रही है, जो बीत चुकी और जो आने वाली, इन सभी परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समन्वय स्थापित करते हैं। विद्यालय बालक के भावी जीवन की तैयारी हेतु स्थापित किया जाता है। यानी विद्यालय बालकों को भावी जीवन यानी आने वाली जिंदगी में किस प्रकार उसे रहना है, किन आदर्शों, किन नैतिक मूल्यों का उसे ग्रहण करना है तथा समाज में व्यवहार करना है आदि के लिए बालकों को तैयार करने के लिए स्थापित की गई थी। विद्यालय सामुदायिक जीवन के केंद्र बिंदु होते हैं। विद्यालय क्या है, ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने की शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय व्यक्तियों को समय सापेक्ष तथा उत्तम जीवन दर्शों से संपर्क करते हैं। यानी विद्यालय वो वातावरण है जहाँ व्यक्तियों के समय और जहाँ व्यक्तियों को आपस में अंतर्क्रिया करने और जीवन के उत्तम उद्देश्यों को और आदर्शों को सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है। ऐसा सुव्यवस्थित वातावरण बालक को विद्यालय के सिवा अन्य कहीं भी नहीं मिल सकता। तो विद्यालय वो है जो बालक को सुव्यवस्थित और इस तरह का वातावरण प्रदान करता है कि बालक अपने जीवन मूल्यों, अपने आदर्शों को समझ सके तथा ये ज्ञान और ये सुव्यवस्थित वातावरण बालक को कहीं भी नहीं मिल सकता। वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का है। आज छोटे छोटे कार्य करने के लिए भी विज्ञान विशिष्ट और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो विद्यालयों, तकनीकी संस्था और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ही संभव है। यानी आज के टेक्नोलॉजी के दौर में जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ा, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही। तो इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसमें और प्रगति करने के लिए तो प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रशिक्षण हमें विद्यालय द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। समाज की जटिलता ने व्यक्ति को बहुदंडी बना दिया। अब माता पिता दोनों ही बाहर जाकर कार्य करते हैं। अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वे अपने बच्चों को देखरेख कर सके और उनको शिक्षा प्रदान कर सके। अब यह कार्य विद्यालय द्वारा किया जा सकता है। तो आज के कॉम्पिटिटिव दौर में ना ही मम्मा के पास टाइम होता है, ना ही पापा के पास टाइम होता है। तो क्या है, मम्मी पापा दोनों वर्किंग हो गए हैं, तो सबके पास अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। तो माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चों की देखरेख उस तरह से कर पाए। तो इन सभी कार्यों के लिए और उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक समाज की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत होती है। विद्यालय इसका संरक्षण, प्रसार और संवर्धन करते हैं। विद्यालय समाज को सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में वहाँ की परंपरा, मूल्यों, संस्कृति और धर्म, भाषा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधानों से विद्यार्थी को परिचित कराना है और विद्यार्थी अपने ज्ञान और अध्ययन से इसमें वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी परंपरा है, उन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शांति तो कर सकते हैं, परंतु वो उनका संरक्षण में उन्नति करने के लिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होती है।
किसी भी समाज के आदर्शों और विचारधाराओं का प्रचार उस समाज के विद्यालय के माध्यम से ही किया जा सकता है। यानी किसी भी समाज में किस तरह के आदर्श, किस तरह की नैतिक मूल्य, किस तरह की विचारधारा है, इन सभी का जानकारी, प्रचार आदि बालक को विद्यालय से ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल ही एक ऐसा अभिकरण है जिसके द्वारा परिवार, समुदाय तथा राज्य आदि सभी साधनों का उचित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं विद्यालय के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्कूल। ब्रूवेकर के अनुसार स्कूल के 3 कार्य होते हैं। पहला संरक्षण, दूसरा प्रगतिशील कार्य और तीसरा निष्पक्ष। यानी ब्रूवेकर के अनुसार पहला तो छात्र का संरक्षण करना है, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करना है। दूसरा प्रगतिशील कार्य, यानी उनको ऐसे कार्य में संलग्न करना, उन्हें ऐसे कार्य बताना जो उनकी प्रगति में सहायक हो सके। निष्पक्ष कार्य, यानी स्कूल बालक को निष्पक्ष कार्य करने के लिए प्रेरित करें। के अनुसार विद्यालय के 5 कार्य हैं: मानसिक प्रशिक्षण, चारित्रिक प्रशिक्षण, सामुदायिक प्रशिक्षण, गौरव, राष्ट्रीय गौरव एवं देश प्रेम का प्रशिक्षण और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रशिक्षण। तो मानसिक शक्ति का विकास करना विद्यालय का प्रमुख कार्य है, जिससे वो अपनी स्वतंत्र विचार शक्ति को सोचने, समझने और कार्य करने में सफलता प्रयोग कर सकता है। विद्यालय के औपचारिक कार्य बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो स्वयं साध्य न हो, अपितु साध्य को प्राप्त करने का साधन हो। एवं संस्कृति की सुरक्षा, हस्तांतरण की प्रक्रिया शिक्षा ही मानी जाती है। एक पीढ़ी द्वारा अर्जित ज्ञान, अनुभव, विश्वास, मूल, आदर्श, मान्यताएं दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात करते हैं विद्यालय और परिवार, यानी स्कूल एंड फैमिली। शिक्षा के अभिकरण के रूप में स्कूल और फैमिली का क्या योगदान है? कोई भी विद्यालय अपने कार्य को सफलतापूर्वक तभी कर सकता है जब उसके अपने विद्यार्थियों के परिवारों और अभिभावकों का सहयोग प्राप्त हो। उन्हें विद्यालय का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में सहयोग करना चाहिए। तो कोई भी विद्यालय यानी किसी भी स्कूल में वहाँ के स्टूडेंट तभी सफल हो सकते हैं जब वो थोड़ा सा स्कूल में जो भी ज्ञान प्राप्त करे वो घर में जाकर उसका रिवीजन करें, मम्मी पापा भी थोड़ा उन्हें पढ़ाएं। तो इससे क्या कि अभिभावक का सहयोग, पेरेंट्स का सहयोग प्राप्त होगा, बालक की स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। तो इससे क्या विद्यालय में भी सफलता प्राप्त होगी। तो इनके निम्नलिखित कार्य है। पहला, प्रबंधन समिति में अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करना। विद्यालय को अपनी प्रबंध समिति में अभिभावकों के 1-2 प्रतिनिधि अवश्य रखने चाहिए। इनके माध्यम से विद्यालयों की समस्या अभिभावकों की समस्या विद्यालय को पता लग जाती है। इससे बच्चों की शिक्षा के प्रति विद्यालय और परिवार संयुक्त दायित्व का अनुभव करने का तात्पर्य यह है कि सभी विद्यालयों को अपनी प्रबंध समिति में यानी मैनेजमेंट में एक ऐसी समिति को भी रखना चाहिए जो अभिभावकों से उनका लीडर बन सके। यानी कि जो हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनका लीडर भी बन सके, और जो उनको समस्याएं हैं यानी अपने बच्चों को हैंडल करने में उन पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें घर पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इससे संबंध में उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके बारे में वो लीडर हमें बता सके। तो कहा जा रहा है कि विद्यालय मैनेजमेंट में एक ऐसी समिति भी रखनी चाहिए। विद्यार्थी प्रगति विवरण, विद्यालयों को प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का लेखा जोखा तैयार करना चाहिए और अभिभावकों के पास अवलोकन हेतु भेजना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि ऐसी लिस्ट, ऐसी सूची या फिर ऐसी फाइल तैयार करनी चाहिए जो अभिभावकों के पास भेजी जाए और बताया जाए कि आपके बच्चा कहाँ पर कमी है, उसमें उन कमियों को पूरा करना है या फिर वो कहाँ पर कमज़ोर या वीक पड़ रहा है, तो जिससे उनके पेरेंट्स इस चीज़ का अवलोकन या ऑब्जर्वेशन कर सकें। आमतौर पे आजकल के दौर में क्या होता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग बैठाई जाती है और बाकायदा टीचर खुद पेरेंट्स को उनके बच्चों की अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में बताते हैं। अभिभावक संपर्क, यह देखा गया है कि अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति रिपोर्ट देखते ही नहीं। इससे हेतु विद्यालय के अभिभावकों से संपर्क करना चाहिए। संपर्क के समय वे बच्चों को संबंध में अपनी समस्या तो रखेंगे, अभिभावक को भी उन्हें अपनी समस्या बताने का अवसर मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि गार्जियंस अपने बच्चों का रिजल्ट नहीं देखते हैं, तो विद्यालय अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से संपर्क रखे, मतलब कि कॉन्टैक्ट में रहें और उन्हें बताए कि उनके बच्चों की क्या समस्याएँ हैं, उन समस्या को समाधान करने के अवसर भी बताए जाए। इस निश्चित समय कभी कभी अभिभावकों को अपने बच्चों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है। कभी वे विद्यालय के क्रियाकलाप से सहमत नहीं होते, कभी अपने बच्चों की शिक्षा संबंधी अन्य समस्या ही होती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रतिदिन अपने कार्यालय में अभिभावक से मिलने का समय निश्चित करना चाहिए, उसकी समस्याओं को सहानुभूति से सुनना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग या तो मंथ के एंड में होती है बहुत जगह पर, या फिर मतलब कि वीकली सैटरडे होती है, परंतु कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल को एक ऐसा फिक्स टाइम मॉर्निंग में रखना चाहिए कि किसी भी बच्चे के पेरेंट्स आकर अपनी प्रॉब्लम्स बता सके और उनसे डिस्कस कर सकें। अध्यापक अभिभावक संघ, विद्यालय के अध्यापक और छात्राओं के अभिभावक का एक संघ होना चाहिए, यानी एक एसोसिएशन होना चाहिए। इस संघ की बैठक सत्रारंभ और सत्रांत के समय अवश्य होनी चाहिए, यानी सेशन के स्टार्टिंग में और सेशन के एंड में होनी चाहिए। इन बैठकों में अध्यापक और अभिभावक एक दूसरे की समस्याओं समझ सकते हैं, अपने अपने शैक्षिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग हो सकते हैं। यानी एक ऐसी मीटिंग ऐसा एसोसिएशन टीचर और पेरेंट्स का रखा जाना चाहिए कि और अभिभावक एक दूसरे के जो भी, यानी इस मीटिंग के दौरान अध्यापक और अभिभावक एक दूसरे की समस्याएं बता सके, डिस्कस कर सके और पेरेंट्स अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग हो सके। अभिभावक दिवस, विद्यार्थियों में वर्ष के एक दिन अभिभावक दिवस मनाया जा सकता है। इस दिन अभिभावक अध्यापक संपर्क भी हो सकता है तथा सामूहिक रूप से विचार विमर्श भी हो सकता है। इस अवसर पर अभिभावकों को विद्यालय की योजनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। विद्यालय उत्सव में अभिभावकों की भागीदारी, विद्यालय में समय समय पर मनाए जाने वाले उत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए। उनकी उपस्थिति पर्याप्त नहीं, उनका सक्रिय सहयोग होना भी आवश्यक है। यानी कि विद्यालय में जो विभिन्न प्रकार के उत्सव
उत्सव होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या है केवल बच्चों को नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, जिससे क्या उनका भी शैक्षिक परिप्रेक्ष्य बढ़ेगा और वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और ज़्यादा सजग और उत्सुक होंगे। विद्यालय प्रशासक विद्यालय परिवार या अभिभावकों का सहयोग तब तक नहीं ले सकते जब तक विद्यालय के सभी प्रशासनिक अधिकारी व अध्यापक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होंगे। उन्हें अपनी कर्तव्यनिष्ठता और विशेषता से अभिभावकों को प्रभावित करना चाहिए, तभी विद्यालय को सहयोग कर सकेंगे। कहते हैं भारतीय विद्यालयों के दोष के बारे में, यानी हमारे इंडियन सोसाइटी में जो स्कूल्स हैं उनके दोष क्या हैं। भारतीय विद्यालयों के निम्नलिखित दोष स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। भारतीय विद्यालयों को स्वरूप जनतंत्र पर आधारित न होकर अभी भी वही है जो अंग्रेजों के शासन काल में था। पर यह कि हमारे जो इंडियन स्कूल्स हैं उनका स्वरूप जनतंत्र यानी डेमोक्रेटिक ना होकर अभी भी वो है जो अंग्रेजों के शासन में था, यानी केवल उनको उनके अंदर ज्ञान भूसे की तरह भरने और रटवाने की प्रवृत्ति अभी भी चली आ रही है। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय विद्यालय परिवार, समुदाय, राज्य या अन्य शैक्षिक साधनों का वांछित सहयोग नहीं ले पाते। तो अपने मतलब कार्य को सही रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमारे जो विद्यालय हैं वो परिवार और समुदाय, राज्य आदि का सहयोग सही से नहीं ले पाते हैं। इसकी अपेक्षा पाठ्य वस्तु पर अधिक बल दिया जाता है, यानी बालक को केंद्र बिंदु न मानकर पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम को अधिक ज़्यादा बल दिया जाता है, उसे ही केंद्र बिंदु माना जाता है। जबकि शिक्षा क्या है, बालक के इर्द गिर्द घूमती है, ना कि बालक शिक्षा के इर्द गिर्द। अच्छे परीक्षाफल प्राप्त करने की होड़ में भारतीय विद्यालय बालकों का एकांगी विकास कर रहे हैं, यानी केवल अच्छे रिजल्ट, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए केवल उन्हें ज्ञान प्रोवाइड किया जा रहा है, परंतु वो उन ज्ञान का कितना आत्मसात कर रहे हैं, कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना उनका उन ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं देखा जा रहा है। अधिकतर भारतीय विद्यालयों का वातावरण नीरस, निर्जीव और उबाऊ हो चुका है, यानी स्कूल्स में क्या हो गया कि जो प्रक्रिया चलाई जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गई है। बच्चे केवल मजबूरी के कारण स्कूल जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा निर्जीव और उबाऊ हो गया है वहाँ का वातावरण। बहुत से विद्यालयों के पास भवन भी नहीं है, जिनके पास भवन है उनमें से भी अधिकांश शैक्षिक मानकों के अनुरूप नहीं है। फर्नीचर की व्यवस्था भी सोचनीय, खेल के मैदान तथा अन्य पाठ्यक्रमों में भी सुविधा पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास भवन भी नहीं, उनके पास चार दीवारी भी नहीं, वो शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जिनके पास भवन है परंतु वो अधिकांश शैक्षिक मानकों को नहीं पूरा कर रहे हैं, फर्नीचर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, शौचालयों की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, खेल मैदान नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब क्या, ये हमारे भारतीय विद्यालयों की दोष हैं। पाठ्यक्रमों में स्थानीय आवश्यकता और सुविधाओं का कोई स्थान नहीं होता, यानी स्थानीय आवश्यकता सुविधा जो होती है उनका स्थान नहीं दिया गया है। भारतीय विद्यालयों में व्यक्तिगत विभिन्नता को कोई स्थान नहीं दिया गया है। भारतीय विद्यालयों में अब भी प्राचीन दोषपूर्ण शिक्षण विधियों को अपनाई जा रही है। वातावरण इतना दूषित हो जा रहा है कि चरित्र निर्माण और नैतिक विकास होना कठिन हो गया है। तो उपाय के रूप में यदि हम देखें तो शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए विद्यालयों को छात्रों के परिवारों से सहयोग लेना चाहिए। माता पिता अपने बालकों की आदतों, रुचियों और अवगुणों से अध्यापकों को अवगत कराएं। अध्यापकों और अभिभावकों में निकटतम संपर्क स्थापित करने के लिए अध्यापक अभिभावक संघ यानी मीटिंग्स का निर्माण किया जाए। अभिभावक दिवस का आयोजन किया जाए। अभिभावकों को उनके बालकों का प्रगति पत्र, रिजल्ट भी दिया जाए और अध्यापकों को समय समय पर बालकों के घर भी जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त करके बालक सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है। विद्यालय का सामाजिक ज्ञान से घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। छात्रों को विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य एवं समाज सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज के सदस्यों को समय समय पर बालकों को आमंत्रित कर उनके सुझाव और सहयोग लेने का प्रयास भी करना चाहिए। विद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण करने के लिए भी क्लब की स्थापना करनी चाहिए आदि। तो इन सभी अध्ययनों के बाद हम ये कह सकते हैं कि अच्छे विद्यालय की स्थापना करना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना, उदार आर्थिक सहायता प्रदान करना, विद्यालयों का कड़ा निरीक्षण करना, प्रशिक्षण महाविद्यालयों के उन्नयन पर ध्यान देना आदि हमारे भारतीय विद्यालयों को दोष करने के लिए उपाय हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।